मैथ इज कॉल्ड द मदर ऑफ साइंस। यानी साइंस में मैथ का होना और मैथ में साइंस का होना किसी भी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं है। तो मैथ में साइंस और साइंस में मैथ कैसे है, जैसे किरण आरेख हम मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, है ना। किरण आरेख मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं और किरण आरेख की बात हम आज फिजिक्स में भी करने वाले हैं। आज जब दर्पण से, खास करके गोलीय दर्पण से जब समांतर किरण टकरा करके वापस आती है और कहाँ प्रतिबिंब बनाती है, उसका किरण आरेख कैसे खींचते हैं, आज इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक गोलीय दर्पण ले लेते हैं। ये हो गया हमारा गोलीय दर्पण। अब इसमें वैसे तो ये पारदर्शी हो जाएगा, लेकिन एक तरफ से हम कलई कर दिए। कलई कर देने का मतलब लिपापोती कर देना, लेप देना, लेप चढ़ा देना। अब इस पर लेप चढ़ा दिए तो लेप चढ़ाने के बाद क्या होगा, एक तरफ का हिस्सा ढक जाएगा, बाकी बचे शेष एक तरफ का हिस्सा, उस पर जब किरण आरेख पड़ेगी तो वो आर पार नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ ढका हुआ है, तो वापस हो जाएगी। लेकिन वापस कहाँ से, कैसे, इसको समझना है। इस दर्पण के ठीक बीच वाले हिस्से को हम पी कहते हैं और ऐसे हम सीधा खींच लिए, ठीक है, सीधा खींच लिए। अब अच्छा, ये जब इधर हम कलई कर दिए तो इसका धंसा हुआ भाग जो है वो परावर्तक सतह है। तो जब धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है तो उसको कहते हैं अवतल, यानी इसको हम अवतल दर्पण कहेंगे। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी इसको कहेंगे कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। अब इसमें इस दर्पण के बीचों बीच जो ये रेखा हम खींचे हैं, इस रेखा को पता है क्या कहते हैं? इस रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है। अब इसमें हम ये अगर इसको ऐसे करके बढ़ाते जाए तो एक बड़ा सा गोला बन जाएगा, है ना। उसमें बीच वाला जो इसकी जो त्रिज्या होगी वह सी कहते हैं, और यहाँ से जो ये दूरी होगी दर्पण तक की उसको कहते हैं आर। सी माने कार्वेचर यानी वक्रता केंद्र, सी को कहेंगे वक्रता केंद्र। ये हो गया वक्रता केंद्र। और ये यहाँ से दूरी जो हो गई पी और सी के बीच की दूरी तो क्या कहेंगे? आर कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। और सी और पी के ठीक बीच में एक बिंदु होता है जिसको कहते हैं एफ, यानी मुख्य फोकस, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? एफ, मुख्य फोकस। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरण जो है वह सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। कैसे समझ लेते हैं कि यदि एक पाइप है, पाइप से हम ऐसे आर पार देखें तो दिखाई देगा ना, लेकिन उस पाइप को हल्का सा टेढ़ा कर दे तो आर पार यहाँ से कोई सामने की चीज नहीं दिखाई देगी, क्योंकि हमारी तो दृष्टि में सीधी जा रही है। लेकिन पाइप को अगर हम टेढ़ा कर दिए तो सामने में पाइप टेढ़ा हुआ दिखेगा, अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये सीधी रेखा में ऐसे गमन की, किसके समांतर? तो मुख्य अक्ष के समांतर। हमेशा याद रखना है कि दर्पण पर जब आपतित होगी कोई किरण तो ये क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर। और एक और चीज समझना है कि दर्पण से परावर्तन के बाद ये श्योर कर लेना है
कि F से होकर के गुजरेगी। हमेशा जब भी कभी समांतर किरण पुंज आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरना है इसको। अब मुख्य फोकस से होकर के ये गुजर गए, लेकिन दूसरा अगर हम वस्तु को यहां मान ले कि ये वस्तु है A और B, तो अब किरण आरेख तो एक ही हमारा दिख रहा है, तो प्रतिबिंब कैसे हम समझेंगे, कहां बना? तो एक तो दर्पण से परावर्तित होकर के कहां से गई? मुख्य फोकस से, और दूसरी जो किरण आरेख होगी वह होगा C से। ये हो गया यहाँ, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ। इसको हम कहेंगे A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, कहां बन रहा है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बन रहा है प्रतिबिंब। समझ में आ रहा है ना? तो ये प्रतिबिंब कहां बन रहा है? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अब इसी में हम छोटा छोटा उदाहरण लेकर के इसको समझेंगे। अब यहां से हम ऐसे सीधा खींच लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लंब। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा लंब। अब ये कोण और ये कोण दोनों ही क्या होंगे? बराबर। ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण। इसको हम कहेंगे आपतित किरण माने आने वाली, और ये हो गई परावर्तित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में अभिलंब है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होगा उसको कहेंगे I यानी आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा उसको क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। इसको क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। ठीक है, अब इससे और समझते हैं आगे। छोटा सा उदाहरण लेते हैं एक और। इसमें तो सब समझ में आ गया। ये वस्तु हो गई, तो वस्तु की जो दूरी होती है यहां से यहां जो दूरी होगी, वस्तु की दूरी, उसको U से सूचित करते हैं। U को कहते हैं वस्तु की दूरी, है ना? ये हो गया वस्तु की दूरी, और यहां से ये हो गई प्रतिबिंब की दूरी। तो ये प्रतिबिंब बना, इसको V से सूचित करते हैं, जिसको कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, अब इसमें संबंध होता है, और यहाँ ये फोकस दूरी है ही, यहाँ से यहाँ बीच में F। ठीक है, तो एक F जो होता है F = R/2 या R = 2F। दूसरा फॉर्मूला होता है 1/V + 1/U = 1/F। ठीक है, इसको कहते हैं दर्पण सूत्र। इसको कहते हैं दर्पण सूत्र। ये संबंध है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध, कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। अगर वक्रता त्रिज्या R = 40 सेंटीमीटर हो गया तो F क्या होगा? क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। ये समझना है। अब ये किरण आरेख अगर सही से समझ में आ जाएगा तो ऐसे किरण आरेख हम बना करके समझ सकते हैं कि वस्तु कहाँ रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। इसमें छोटा सा पूछ करके हम इसको बनाएंगे। जैसे हम ये ले लिए एक दर्पण, कलर कर दिए, ये हो गया हमारा, यहाँ पर हमारा हो गया F, यहाँ पर हो गया हमारा C। अब यहाँ से प्रकाश की किरण आई। अब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं? तो वस्तु को हम रखते हैं ठीक C पर।
यहाँ पर रख दिए, ए बी, ये हमारा हो गया वस्तु। ठीक है, तो पहला जो होगा परावर्तन यहाँ से, और दूसरा कहाँ से, सी से होकर, तो सी से होकर के ऐसे ही, यानी ये वस्तु के बराबर में प्रतिबिंब बन गया। तो अब हम ये समझते हैं कि ये जो वस्तु जब सी पर होगी, वस्तु कहाँ होगी, सी पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब जो है वह भी सी पर बनेगी, सी पर ही बनेगा ना ये दोनों। अब एक और ले लेते हैं हम यहाँ, इस तरह से, ऐसे, यहाँ हो गया हमारा सी, यहाँ हो गया ए। अब वस्तु को हम इसके बीच में लेते हैं, यहाँ से ऐसे। अब दूसरा क्या होगा, सी से होकर के जाएगा, यहाँ मिलेगा। वस्तु दर्पण के जितना नजदीक रहेगा उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा। अब यहाँ पर कटा तो यहाँ बना प्रतिबिंब, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये ए और बी वस्तु है, तो ये इससे बड़ा बन रहा है ना, तो प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा बनेगा। तो ये हमारा किरण आरेख है, और इसी किरण आरेख की सहायता से हम समझ सकते हैं। और अब हम बताते हैं कि जब वस्तु फोकस पर हो तब क्या होगा। यहाँ हो गया एफ, यहाँ हो गया सी। अब वस्तु हमारा है फोकस पर, तो यहाँ से दूसरा क्या होगा, ऐसे, और ये जो निकलेगा यह भी सी से होकर के गुजरेगा। तो सी से होकर के गुजरेगा तो ये कहीं नहीं कटने वाला है। क्यों, क्योंकि ये समान अंतर से यहाँ आया ना, तो ये कभी नहीं कटने वाला है, यानी ये अनंत पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब। जब, अब इससे कंक्लूजन ये निकला कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहे तो प्रतिबिंब उसका बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। जब वस्तु सी पर रहे, यानी वक्रता केंद्र पर रहे, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब वस्तु सी और एफ के बीच रहे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहे, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। और जब वस्तु एफ पर रहे तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, कहीं कट नहीं रहा है, क्योंकि कटने पर प्रतिबिंब या तो कटना चाहिए वास्तविक रूप से या काल्पनिक रूप से। तो हम प्रतिबिंब की परिभाषा ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो हम समझते हैं कि वह बिंदु जहां पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो वह क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब होता है। ठीक है।